हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षाबाज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एडिटोरियल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर के। आप जानते हैं कि इलेक्शन सीजन चल रहा है ना। जैसे बजट सीजन होता है वैसे इलेक्शन सीजन चल रहा है इंडिया में। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन से जुड़े काफी मुद्दे जो है लगातार सामने आते रहते हैं और उन पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है और कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। द हिंदू में ये एडिटोरियल आया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है, या फिर जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, उनको किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इक्वल फुटिंग में लेकर के आना चाहिए। उनको भी समानता का अधिकार है, किस तरीके से ये अधिकार मिलना चाहिए और क्या इन फ्यूचर प्रोग्रेस की जा सकती है, तो उसको लेकर के हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिसेबिलिटी राइट्स अ स्लिवर ऑफ होप, इस तरीके का एक आर्टिकल आया था। इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात करी गई है कि क्या पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी जो हैं उनको कितने अधिकार मिले हैं, कौन कौन से राइट्स हैं उनके पास, या इंडिया ने क्या कोई इंटरनेशनल कमीशन के साथ समझौता किया है, कुछ अग्रीमेंट साइन किया है या नहीं किया है, उस पर डिस्कशन है। ये मुद्दा आया क्यों न्यूज में? ये मुद्दा इसलिए आया कि जब कांग्रेस पार्टी ने और सीपीआईएम ने क्या किया, अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया। देखो, आप जानते हो कि इलेक्शन से पहले हर पार्टी क्या करती है, अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है। मैनिफेस्टो क्या होता है? मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो बताते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम क्या क्या चीजें करेंगे, हम किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनको वो डिस्कस करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम ने क्या किया, एक मैनिफेस्टो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डाला और उन्होंने ये लिखा कि हम डिसेबिलिटी को एक स्पेसिफिक ग्राउंड इंक्लूड करेंगे एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑल्सो। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 15 और 16 जो आपके भारतीय संविधान में दिया हुआ है, उसमें डिसेबिलिटी जो है उसको हम एक मुद्दा, एक पॉइंट इंक्लूड करेंगे। अब ये है क्या? तो देखो, आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी एक पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, अगर ये पॉइंट्स हैं, इन पे आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, आप बेसिकली क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, है ना। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन यानी आप किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते इन पॉइंट्स में। तो कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम का कहना है कि हम ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसी में हम एक और एडिशन करेंगे, और वो एडिशन किस चीज का होगा? डिसेबिलिटी का। यानी कि आप किसी की विकलांगता के आधार पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जो अधिकार नॉर्मल लोगों को भी मिलते हैं, वही विकलांग या दिव्यांगन जो होते हैं उनको मिलेंगे। तो उनका ये प्रॉमिस है कि वो ऐसा करेंगे। अब ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, संशोधन करने की जरूरत होगी। संशोधन होगा आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 में संशोधन किया जाएगा, और अब जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 368 में दी होती है। ठीक है, तो वो तो अलग प्रोसीजर है पूरा कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकेगा, पर किया जा सकता है। और इनफैक्ट ये जो संशोधन की बात हो रही है ना, ये काफी समय से चली आ रही है। इनफैक्ट डिसेबिलिटी को लेकर के जो भी मुद्दे हैं वो आज से नहीं, जब संविधान सभा हमारी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तब से वो मुद्दे लगातार क्या है, आते जा रहे हैं। कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, बट अगर देखा जाए कि क्या उनको संवैधानिक अधिकार मिला है, तो उनको अब तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। ठीक, in 2019 this demand was again reaffirmed by UN Committee on Rights of Persons with Disability। एक यूएन की कमिटी है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, उसने जब लास्ट में कंक्लूजन किया, भारत का पूरा सिनेरियो देखा, भारत के जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं उन सबको देखा, और देखने के बाद उसने भी लास्ट में ये कमेंट किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक लीगल प्रोविजन डालना चाहिए कि ये जैसे इतने लोग हैं उनको जो है हम समानता से ट्रीट करें। ठीक है, तो यूएनसीआरपीडी यानी यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रिव्यू करते वक्त उसने क्या किया था, इंडिया को सजेस्ट किया था कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो 2019 में सजेशन आया था। इस बार पार्टीज ने, ये दो पार्टीज हैं जिन्होंने बोला है कि हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में। एवर सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, मतलब जब से संविधान सभा बनी है तब से कुछ ना कुछ इस पे डिबेट होते चले आए हैं कि क्या हमें डिसेबिलिटी को डालना चाहिए या किस पाथ पे चलना चाहिए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते चले गए।
इम्प्रूवमेंट हमें सबसे ज्यादा कब देखने को मिला, जब वर्ल्ड लेवल पे यूएनसीआरपीडी 2006 में क्या हुआ है, 2006 में अडॉप्ट किया गया है। विश्व स्तर पे यूएनसीआरपीडी, अभी हमने देखा ना, कन्वेंशन ऑन राइट्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2006 में अडॉप्ट हुआ और भारत ने इसको क्या किया, रैटिफाई किया। भारत ने भी इसको साइन किया, इस ट्रीटी को साइन किया और इसको बाद में क्या किया है, रैटिफाई किया। तो ये एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है, महत्वपूर्ण स्टेप है जो भारत ने अडॉप्ट किया। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है यूएनसीआरपीडी। इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। ये विकलांग लोगों के अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क के मुख्यालय में, न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में क्या किया था, साइन किया था। और रैटिफिकेशन के बाद जितने भी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको साइन किया, एक नंबर होता है जिसे वो रैटिफाई करते हैं। रैटिफाई करने के बाद 2008 में ये ट्रीटी जो है लागू हो गई। अगर प्रेजेंटली देखें तो इस समय लगभग 177 रैटिफिकेशंस हो चुके हैं, कंट्रीज ने इसको साइन किया है। और रैटिफाई का मतलब ये होता है कि अपने जो संसद है उसमें भी इसको पारित करवा चुके हैं। इंडिया ने भी इसको साइन किया है और इंडिया ने भी इसको रैटिफाई किया है। यूएनसीआरपीडी का टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमने क्यों किया। सबसे बड़ी बात कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसे लोगों के साथ, उस भेदभाव को खत्म करना। कॉमन स्तर पे देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल होते हैं, वो उनका मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इस तरीके का अगर लीगल प्रावधान होगा तो इस तरीके के लोगों पे भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो पहला टारगेट तो यही है कि भाई हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। सेकेंड, कि ऐसे जितने भी लोग हैं, है ना, ऐसे भी जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, ये स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको हमें क्या करना है, इस तरीके से उनके लिए चीज़ों को डेवलप करना है कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली रह सकें, किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना हो। एजुकेशन सिस्टम को हमें क्या करना है, इंक्लूसिव बनाना है। तो यूएनसीआरपीडी की ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है, कि अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लाइंड है, नहीं देख सकता है, तो वो जो पूरा सिलेबस है उसको ब्रेल में मिलना चाहिए, ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन होने चाहिए, साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इंक्लूजन होना चाहिए, उसी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हों। पर्सन विद डिसेबिलिटी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज। हर तरीके के, चाहे अब्यूज हो, वायलेंस हो, किसी भी तरीके से अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन सब के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बचाव होना चाहिए। इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है, इंडिया ने भी इसको साइन किया है, इस कमीशन की ट्रीटी को, यूएन की ट्रीटी को साइन किया है। 2007 में इंडिया ने रैटिफाई किया था। और रैटिफिकेशन के बाद इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया कि 2016 में एक एक्ट लेकर के आए, एक कानून लेकर के आए, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। 2016 में ये एक्ट आया है, 2007 में क्योंकि हमने रैटिफाई कर दिया तो अब हमारे ऊपर एक लीगल बाउंडेशन भी हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले से कोई एक्ट नहीं था, हाँ, लेकिन इतना अपडेटेड नहीं था। तो इंडिया ने क्या किया है, 2016 में इस एक्ट को लेकर के आए, अपडेट किया। लेकिन जब इन्होंने अपडेट किया, जो एक चीज मिस कर दी इन्होंने, सबसे बड़ी चीज जो मिस की वो ये किया कि इन्होंने किसी भी तरीके का अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 15 में नहीं किया। अनुच्छेद 15 जो भारतीय संविधान का है, उसमें किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं हुआ, जो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटीज हैं आपके, कि किस तरीके से समानता का अधिकार आपको मिला है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, किसी में भी किसी तरीके का संविधान संशोधन नहीं हुआ। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन with disability shall be discriminated against on the grounds of disability। मतलब आपने संविधान में संशोधन नहीं किया, लेकिन ये जो अलग से आप कानून लाए थे, ये 2016 में जो कानून लाए थे, उसका सेक्शन 3 जो है वो ये साफ साफ मेंशन करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा विकलांग है, उसको उसकी विकलांगता के कारण, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये इस एक्ट के अंदर है, कानून के अंदर है, ठीक है। तो ये हमें कैसा राइट देता है, स्टैट्यूटरी राइट दे रहा है। मतलब अलग से कानून बनाया गया ना, तो ये स्टैट्यूटरी राइट हुआ, संवैधानिक अधिकार नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर आर्टिकल 15 में चेंज किया गया होता, वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो उसमें वो चेंज हो जाता, तो वो बन जाता आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द लॉ ओनली एक्सटेंड्स a restricted notion of equality to persons with disability। आपने कह तो दिया कि आप किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन एक लीगल राइट दिया है। वो जो स्कोप है ना इस एक्ट का, वो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है।
प्रोविजन कहता है कि अगर कोई और कानून है ऐसा जो पूरी तरीके से लेजिटिमेट एम नहीं है उनका, मतलब डिसेबिलिटीज को टारगेट करने का लेजिटिमेट एम नहीं है, तो अगर वो विकलांग लोगों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो चलेगा, ऐसा कहा गया है। ये प्रावधान ये भी कहता है कि यदि कार्य या चूक किसी वैध लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुपातिक तरीका है तो वह इस कानून के प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, किसी प्रावधानिक कारण के लिए, लेजिटिमेट एम के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो वो उस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब ये जो लेजिटिमेट एम शब्द है इसको डिफाइन तो आपने किया नहीं। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तो लेजिटिमेट एम जो शब्द है इट्स नॉट डिफाइंड एनीवेयर, तो स्कोप है वो भी लिमिटेड हो जाती है। अब अलग अलग तरीके से लोग लूप होल निकाल लेते हैं, लेजिस्लेटिव में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, कि किस तरीके से हमें इसको अपने लूप होल के हिसाब से काम करना है, और वो काम कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चेंजेस कर दिए जाएं, the argument is that the current gap can also be rectified by amending the above act। एक तो ये किया जा सकता है कि ये जो कानून बनाया था 2016 वाला जो कानून आया है इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, इसको बिल्कुल लेजिटिमेट एम वाला जो शब्द है इसको हटा दिया जाए। किया जा सकता है, नो डाउट, सही है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जैसे मैंने बोला अभी कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, एक कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि एक मौलिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार में बहुत फर्क होता है। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है, कोई उसको आपसे छीनता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन स्टैट्यूटरी राइट में ऐसा नहीं होता। स्टैट्यूटरी राइट में आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो फर्क है दोनों में, स्टैट्यूटरी राइट और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बहुत फर्क है। तो बेसिकली तरीका ये अच्छा होगा कि ठीक है, आप इसमें अमेंडमेंट करिए, 2016 के कानून में अमेंडमेंट करिए, साथ ही साथ आप ये जो आर्टिकल 16 है इसमें भी अमेंडमेंट करिए, ठीक है। आर्टिकल 16 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना चाहिए। आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट करना चाहिए। डिसेबिलिटी जो शब्द है आप उसमें अगर इंक्लूड कर दोगे तो वो ऐसे लोग जो विकलांग लोग हैं भारत में, उनको क्या मिल जाएगा, मौलिक अधिकार मिल जाएगा, और सब कोई उनको कैसा, इक्वल ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। ये जो पूरी फिलॉसफी है कि हमें इंडिया में सब लोगों को एक तरीके से ट्रीट करना है, इक्वल ट्रीट करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है वो अभी से नहीं, वो हमारे पूरे कल्चर में, हमारी पूरी जो है संस्कृति में बसी हुई है। तो व्हाई नॉट गिव इट अ लीगल स्टेटस, तो क्यों नहीं हम उसको संवैधानिक अधिकार बना रहे, ठीक। तो आर्टिकल 15 में अगर चेंज कर दिया जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो जमानों से, सदियों से जो इनजस्टिस चला आ रहा है विकलांग लोगों के साथ, उसको खत्म करने की एक पहल होगी। बेटर तरीका होगा, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इट विल बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप अगर ये ऐसा हो जाता है। 2018 में एक और काम हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये जो आर्टिकल 15 है ना, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ, 5 शब्द लिखे हैं, एनी ऑफ देम, ऐसे लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 15 में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या किया, उसमें एक एनालोगस शब्द को जोड़ा क्या मतलब, उन्होंने इंटरप्रेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे, है ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरीके की क्या है, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तरीका एक ये भी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या करे कि ये जो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट करे, है ना, क्योंकि वो जुडिशरी है, वो एक्सपैंड कर सकता है, इंटरप्रिटेशन बढ़ा सकता है, जैसे आर्टिकल 21 का बढ़ा रहा है, कर सकता है बिल्कुल। लेकिन इससे बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, जुडिशरी के ऊपर शिफ्ट हो गया। हर बार उसको सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉइंट, क्या ये चीजें सही हैं कि नहीं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को भारत में इसलिए बनाया गया था ताकि वो अगर लीगल प्रोसीडिंग्स कुछ गलत हो रही हैं तो उसको सही रखें, ना कि लीगल को रिप्लेस कर दे। ये सारा काम जो है वो लीगल अथॉरिटीज का है, संसद का काम है, पार्लियामेंट का काम है, उसे करना चाहिए कि उन चीजों को वो इम्प्रूव करे, भारत को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जाए। तो ये डिसीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा था कि जुडिशरी में एक्सटेंड द सेम प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी
बाय ट्रीटिंग इट एज एन एनालोगस ग्राउंड कर सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आ जाएगा, कि हर बार उसे सोचना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट को जोड़ें, इसमें किस चीज का स्कोप बढ़ाएं। तो इट इज नॉट बैड बट नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन कंसिडरिंग जब ये पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, आर्टिकल 15 में चेंज कर सकता है। ठीक, फरवरी 2024 में नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, साथ में डिसेबिलिटी नेटवर्क, नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क, इन लोगों ने मिल करके पहली बार क्या किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कई सारी कहते हैं ना पॉइंट्स लिखे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि आप इन ऐसे व्यक्तियों पे भी क्या करें, फोकस करें, ध्यान दें, इनको भी आप फॉलो करें ताकि वो भी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सके, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो भी एक आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी काट सके जिन। ठीक है, तो ये 2024 में ऐसा किया गया। अब ये जो 2016 का एक्ट है वो है क्या, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस पे ले लेते हैं कि 2016 का एक्ट है जिसपे हम लगातार बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट एंड उसमें चेंज क्या होना चाहिए। तो 2016 का जो एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1995 का एक एक्ट था हमारा, उसको इसने रिप्लेस किया है। डेफिनेटली इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 1995, उससे बेटर हुआ है, अच्छा किया गया है। इसमें डिफाइन किया गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इंपेयरमेंट्स हो, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी जिससे उनकी फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी पे ना हो पा रही हो, है ना, जिस कमी के कारण वो पूरी तरीके से सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब ये क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति हैं not less than 40% of specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined। विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं जहां निर्दिष्ट विकलांगता मापने योग्य परिभाषित किया गया है जैसे कि प्रमाणित हो। मतलब 40% जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो क्या किया गया है, उससे लाइक दिस इज द लिमिट कि 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये मेंशन किया है उन्होंने। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इंक्रीज करी गई हैं, पहले 7 थी, 2, ठीक है 7 थी, फिर उसको इंक्रीज किया गया, 21 किया गया। इसमें आपने क्या क्या इंक्लूड करा है डिसेबिलिटी में, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब जैसे अगर रोशनी को लेकर के नहीं चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्रोनिक न्यूरोलॉजी है, तो बहुत सारी ऐसी और भी डिसेबिलिटीज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐड की गई है, वो है एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसन डिजीज, जिसको प्रीवियस एक्ट में इग्नोर किया गया था, 1995 का जो एक्ट था उसमें इग्नोर किया गया था, 2016 के एक्ट में इन दोनों चीजों को भी इंक्लूड किया गया है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, बहुत अच्छी चीज है ये, हम दिखा रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इसमें हमें और जो है प्रोग्रेस करनी होगी और बेहतर करना होगा, ताकि जो सिर्फ कानून लिखा हुआ है वो ऑन ग्राउंड भी वो चीजें क्या कर सके, की जा सके। इसी के साथ अगर सरकार किसी एक डिसेबिलिटी को नोटिफाई कर देती है और अगर एक्ट में नहीं है तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकेगा। इसी के साथ इट इंक्रीजेस द क्वांटम फॉर रिजर्वेशन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज फ्रॉम 3 to 4%, जो इनका रिजर्वेशन है उसको भी इंक्लूड किया गया है 4% गवर्नमेंट जॉब में, और 5% कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, हायर एजुकेशन में, तो इनको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, कोटा भी दिया जा रहा है। एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 shall have the right to free education, जो सामान्य बच्चों को अधिकार दिया जाता है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अगर वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, तो उनको जो है फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा इस एक्ट के अंदर। तो नो डाउट ये एक्ट बहुत अच्छा है, एम्पावर कर रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, बट इन चीजों को हमें क्या करना है और बेहतर करना होगा। ठीक है, तो ये है आपका 2016 का एक्ट। अब बात यहाँ आती है कि क्या ये फ्यूचर में होगा सही।
इंडिया में जो कल्चर है पार्टीज का वो ये है कि मैनिफेस्टो रिलीज कर देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर इलेक्शन के बाद उस मैनिफेस्टो को भी कूड़े में फेंक देते हैं, उस पर काम नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, इनफैक्ट सिर्फ कांग्रेस और सीपीआईएम की बात नहीं करें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए, डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना चाहिए, टुवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी इंडिया को बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये पूरा आर्टिकल है किस चीज को लेकर के, राइट्स विद पर्संस विद डिसेबिलिटी को लेकर के। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पॉलिटी के इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग एंड फुल कॉन्सेप्ट क्लियर वाले टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ चल रहा है ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये क्लासेस आती हैं रात में 8 बजे पॉलिटी की। उसी तरीके से थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे भूगोल की क्लासेस आती हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस आती हैं नवाजिश सर के साथ। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों का क्यूआर कोड है। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम पीडीएफ्स हैं वो आपको इसी पे शेयर करते हैं, और इंस्टाग्राम हमारी डेली अपडेट्स के लिए। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। क्लैरिटी हुई होगी कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं पूरे एडिटोरियल में उनका मतलब क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है हमारा। तो मेरी कोशिश थी आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, आई होप मैं उसमें सफल हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा।